हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं, मां शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। आज कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एवरेस्ट में शिखर यात्रा नामक पाठ के समरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पाठ की लेखिका का नाम कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करेंगे। इस पाठ में लेखिका ने अपने एवरेस्ट अभियान दल की यात्रा का वर्णन किया है। यह दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला। अग्रिम दल पहले ही चला गया था ताकि वह पहले ही दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का सबसे महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहां से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। नेपालियों में एवरेस्ट सागरमाथा नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका को यही नाम सबसे अच्छा लगा। लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की ओर देखते हुए एक भारी बर्फ का फूल देखा। यह एक लहराता ध्वज सा लग रहा था। यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। 26 मार्च को लेखिका का दल पेरिस पहुंचा। हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई तथा 4 घायल हो गए। इस समाचार से अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर मायूसी छा गई। नेता कर्नल खुल्लर ने इसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए कहा। उपनेता प्रेमचंद ने 26 मार्च को पेरिस लौटकर खंबो हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया। बेस कैंप में पहुंचने से पहले लेखिका को एक और मृत्यु की खबर मिली। सहायक रसोइये की मृत्यु हो गई थी। बेस कैंप से एवरेस्ट पर्वत तथा उनकी अन्य श्रेणियों को देखकर लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। वह एवरेस्ट और बर्फीली नदी को निहारता रह गई। लेखिका को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती है। अब ग्लेशियर देखिए क्या होता है। ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। ग्लेशियर बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती है। और जब गिर जाती है और जब बर्फ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना जो होता है उसी को हम हिमपात कहते हैं। हिमपात, हिम मानी बर्फ, पात का मतलब गिरना। जो अव्यवस्थित ढंग से गिरते हैं उनको हम हिमपात कहते हैं। दूसरे दिन यह दल अपना सामान लेकर हिमपात के रास्ते तक पहुंच गया। डॉक्टर मीनू ने उन्हें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना आदि की विस्तृत जानकारी दे दी थी। बेस कैंप पहुंचने की सूचना से कर्नल खुल्लर खुश हुए। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन विस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। 29 अप्रैल को 9700 मीटर पर चौथा कैंप लगाया गया। जब लेखिका बेस कैंप में थी तब तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए। उन्होंने सभी के साथ बात की।
लेखिका ने उन्हें बताया कि वह बिल्कुल नौसिखिया हैं, यह उनका पहला अभियान है। तेनजिंग ने लेखिका को कहा कि वह पक्की पड़ोती लड़की लगती है, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका लाओत्से की बर्फीली ढलान पर लगाए गए कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति और थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात 12:30 बजे उसके सिर के पिछले हिस्से से एक सख्त चीज टकराई और नींद खुल गई। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ का पिंड गिर पड़ा था। इसने कैंप को तहस नहस कर दिया, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया गया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः सभी लोग कैंप 2 पर पहुंच गए। कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई तक सुरक्षा कार्य का यह जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 घायल पुरुषों को बेस कैंप भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने लेखिका से पूछा कि क्या वह वापस जाना चाहेगी। लेखिका ने साफ मना कर दिया, नहीं। वह जैसे ही साउथ पोल पहुंची, उसने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी और आवश्यक सामग्री एकत्रित की। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। लेखिका को चिंता इसलिए थी क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। दोपहर बाद उसने एक थर्मस को जूस से तथा दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तभी उनकी मुलाकात मीनू से हुई। जय उसे जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कहा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? लेखिका ने स्वयं को अन्य पर्वतारोहियों की तरह ही बताया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटो और विस्सा उनसे मिलने नीचे उतर आए। वहाँ सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है। अगले दिन नाश्ता करके लेखिका अपने तंबू से निकल पड़ी। हिमपात का मतलब तो आप लोगों को बता ही दिया कि बर्फ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। अगले दिन नाश्ता करके लेखिका अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था। वह बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाली थी। लेखिका उसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, लेकिन उसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। किसके? अंगदोर्जी के। फिर भी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करता था। उसने लेखिका के साथ चलने के लिए पूछा। सुबह 6:20 पर वे दोनों साउथ कोल से बाहर निकले। ठंड बहुत थी। दोनों निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। 2 घंटे से कम समय में वे शिखर कैंप पहुंच गए। लाठो उनके पीछे पीछे आ रहा था। लाठो एक नायलॉन की रस्सी लाया हुआ था। उसने अपनी सुरक्षा के बजाय उनके संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। किसके? बछेंद्री पाल के लिए और अंगदोर्जी के लिए। रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाते ही चढ़ाई आसान होने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। लेखिका की सांस मानो रुक गई थी। उसे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी हुई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी। बोलो भारत माता की जय। एवरेस्ट शंखू की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। सुरक्षा का प्रश्न सामने था। उसने फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद वह घुटनों के बल बैठी।
बर्फ को अपने माथे से लगाया और सागर माथे के ताज का चुंबन किया। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, इन्हें लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की, फिर इन्हें बर्फ में दबा दिया। लेखिका को इस आनंद के क्षण में अपने माता पिता का ध्यान आया। इसके बाद उसने उठकर हाथ जोड़े और रंगदौर के प्रति आदर भाव से, जो कि उन्होंने उसे गले लगाया और कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेखिका तो ऐसे चोटी को देखकर, सागर माथे को देखकर भौचक्का से रह गई थी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू किए। इस समय तक लाठों ने नेता को एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दे दी। तब लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कनक खुल्लर उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बधाई दी, बोले मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ये रहा एवरेस्ट में शिखर यात्रा का संक्षिप्त परिचय। अब एवरेस्ट शिखर के बारे में कुछ बातें आप लोग के साथ। बर्फ का अव्यवस्थित रूप से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े खंड होते हैं, उन्हें बर्फ की नदी भी कहा जाता है। ग्लेशियर के पिघलने से, हलचल होने से हिमपात होने लगता, बर्फ गिरने लगते हैं। अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। नेपाली एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। लेखिका भी इस नाम से बहुत खुश थी। तेंजिंग अपनी बेटी डेकी के साथ लेखिका से मिलने गया। बछंडी पाल को देखकर की हक्का बक्का रह गया। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करता था, यही कारण कि उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप लगाए गए। अब बच्चों, ये हमारे एवरेस्ट में शिखर यात्रा का यहीं पर अभियान खत्म होता है। फिर मिलेंगे, वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, अपने पेपर की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.